मुझे तकरीबन 4 घंटे कैद रहना पड़ा। 5वां घंटा शुरू होते ही चट्टानी दरवाजा अपनी जगह से हटा और तेज रोशनी की किरणें अंदर आ गईं। चट्टान इस तरह दहाने पर फिट होती थी कि अंदर के माहौल पर तारीकी मुसल्लत हो जाती और बाहर से रोशनी की किरण भी अंदर नहीं आ सकती थी। मुझे अंदाजा हुआ कि गार में तेज रोशनी कर दी गई है। ये रोशनी खास किस्म के लैंपों की थी जो बैटरी से चार्ज होते थे। इस बड़े से हॉलनुमा गार में मुझे सफेद सूट में मलबूस सुनहरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जिसकी आंखों पर सुनहरी कमानी की ऐनक चढ़ी हुई थी और न जाने क्यों उसे देखकर जहन में प्रोफेसर ही का लफ्ज उभरता था। जब मैं उस हॉलनुमा गार में दाखिल हुआ तो उस गार में कोई खास फर्नीचर वगैरह नहीं था, लेकिन उस वक्त यहाँ एक बड़ी सी मेज और चंद कुर्सियां डाल दी गई थी। इन्हीं में से एक कुर्सी पर वो शख्स बैठा हुआ था जो नर्म नाजुक सी शख्सियत का मालिक था, लेकिन चेहरे की बनावट बताती थी कि इंतहाई सख्त गिर है। मुझे उसके सामने पेश किया गया तो उसने थोड़ा सा उठकर मेरा खैर मकदम किया और मुझे नर्म आवाज में कुर्सी पर बैठने की पेशकश की। फिर बोला, ये हकीकत है नौजवान दोस्त कि हम अपने दुश्मनों से नबर्द आजमा हैं और अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में हमें बाज़ औक़ात हर मुश्तबा शख्स के साथ सख्त कार्रवाई करना पड़ती है और ये कार्रवाई हर किस्म की हो सकती है। इंसानी जिंदगी लेना इंसानियत नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात हालात इस कदर नाजुक हो जाते हैं कि बहुत सी अखलाकी कदरों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत खा हूँ। मुझे इस बारे में थोड़ी सी इत्तलात मिल चुकी हैं, लेकिन अब ये साबित करो कि जो कुछ तुमने कहा है वो दुरुस्त है। मैंने कहा, क्या आप प्रोफेसर फेडरिक हैं? बोला, हाँ, मुझे इसी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मैं अपनी असल जिंदगी से हटकर दूसरे रास्ते पर आ गया हूँ। चुनाचे प्रोफेसर, अब कुछ अजीब सा लगता है। बेहतर ये होगा कि तुम मुझे फेडरिक के नाम से ही मुखातिब करो। मैंने कहा, ठीक है प्रोफेसर, मेरा मतलब है फेडरिक। मैं आपसे आपके आदमियों की अब कोई शिकायत नहीं करूंगा। अपनी मजबूरियों को जाहिर है आप ही बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको अपनी आमद की वजह बता देना चाहता हूँ। ये कुछ कागजात हैं जो लूसिया कैलिस ने मुझे आपके लिए दिए थे। मैंने वो कागजात निकाल कर प्रोफेसर के सामने रख दिए और उसने बेइख्तियाराना अंदाज में उन्हें उठाकर जल्दी से अपने नजदीक कर लिया। वो कागजात को खोलकर देखने लगा और फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। बोला, मगर ये कागजात तो किसी और को यहाँ लाने थे, इसके सिलसिले में? मैंने कहा, हाँ, लूसिया ने मुझे बताया था कि वो शख्स जो कागजात लेकर यहाँ आया था और जिसे तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए था, इस पोजीशन में नहीं था कि यहाँ रुक सके। लिहाजा वो कागजात लूसिया को देकर वापस चला गया। लूसिया खुद ही उन्हें आपके पास पहुंचाना चाहती थी प्रोफेसर, लेकिन दरमियान में उससे मेरी मुठभेड़ हो गई और उसने इस सिलसिले में मुझ पर भरोसा कर लिया। प्रोफेसर के चेहरे पर नागवारी के हल्के से तासुरात नजर आए और फिर उसने मुझे मुश्तबा निगाहों से देखते हुए कहा, क्या तुमने इन कागजात का जायजा लिया है? मैंने कहा, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा अपना एक केस है। प्रोफेसर ने कागजात का पैकेट बंद करके अपनी कोहनियों के नीचे रख लिया। उसने गहरी निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा, मैं नहीं समझा। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी और ये आंखें जहन के गोशों को टटोलती हुई महसूस होती थीं। मैंने कहा, मिस्टर फेडरिक, मैं एक तवील सफर करके जैसी ऑर्गन के इलाके में दाखिल हुआ हूँ। मेरा झगड़ा बारबेन वाइको से है। लूसिया बस इत्तेफाक से मुझे मिल गई और मैं उसका सहारा लेने पर मजबूर हो गया। फेडरिक ने कहा, तुम्हारी उलझी हुई गुफ्तगू का एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आया। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम कुछ और खुल जाओ? अगर तुम्हारा कोई झगड़ा बारबेन वाइको से है तो वाकई इस बात पर यकीन कर लो कि प्रोफेसर फेडरिक तुम्हारा दोस्त है। मैंने कहा, मैं जानता हूँ मिस्टर फेडरिक, बहुत ज्यादा एहतियात सही रास्तों से दूर कर देती है। मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है और बारबेन वाइको के पास एक ऐसा खुफिया मंसूबा है जो तंजीम के खिलाफ है। मैं बारबेन वाइको से इस मंसूबे की तफसीलात हासिल करना चाहता हूँ और उसी की खातिर मैंने जैसी ऑर्गन तक का सफ़र किया है। उस मंसूबे की कुछ तफसीलात ग्रीन लॉट में जेम्स पोकर नामी शख्स से मुझे हासिल होना थी, लेकिन जब जेम्स पोकर के पास पहुंचा तो वो हलाक हो चुका था। प्रोफेसर फेडरिक बुरी तरह चौंक पड़ा। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन उसने मुंह से कुछ बोलने की कोशिश न की। मैंने कहा, जेम्स पोकर की रिहाइशगाह से निकलने के बाद कुछ नामालूम लोग मेरा ताक़ुब करते रहे और उन्होंने मुझे हलाक करने की कोशिश की, लेकिन मैं बचता बचाता किसी तरह लूसिया कैलिस तक पहुंच गया और उसने मुझे पनाह दी। सादा सी फितरत की मालिक उस लड़की ने अपनी जिंदगी के वाकयात सुनाते हुए प्रोफेसर फेडरिक का जिक्र किया और जब उसने ये बताया कि जैसी ऑर्गन में बारबेन वाइको का हरीफ प्रोफेसर फेडरिक है, तो मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके इस सिलसिले में आपकी इमदाद हासिल की जाए। जब मैंने उससे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो लूसिया ने बड़े एतमाद से कहा कि प्रोफेसर फेडरिक मेरी मदद करेंगे और उसके बाद उसने मुझे ये कागजात देकर आपके पास रवाना कर दिया। ये मेरी कहानी है प्रोफेसर फेडरिक।
मैंने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ निगाह उठाई तो उसके नर्म और मुशफिक चेहरे पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लकीर नजर आई, जिसे मैंने मुताज्जिबाना अंदाज में देखा। फेडरिक बोला, ये भी दिलचस्प बात है डियर डैनी विल्सन कि मैं तुमसे उस वक्त से वाकिफ हूँ जब तुम फैक्ट्री एरिया से बाहर निकल रहे थे और जेम्स पोकर के आदमियों ने तुम्हारा ताक़ुब किया था। अब मेरे चौंकने की बारी थी। मैंने ताज्जुबखेज निगाहों से प्रोफेसर फेडरिक को देखा और प्रोफेसर फेडरिक गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ, जेम्स पोकर बारबन वाइको का बैंक था। बारबन वाइको के तमाम खुफिया कागजात उसी की तहवील में रहते थे और हमें कुछ कागजात के हुसूल के लिए जेम्स पोकर को कत्ल करना पड़ा। मैंने कहा, आपको? प्रोफेसर आपको? बोला, हाँ, मेरा ख्याल है तमाम सूरत हाल तुम्हारे इल्म में आ चुकी होगी और अब तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं होगी। एक गहरी सांस मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा, एक सवाल आपसे जरूर करूंगा प्रोफेसर। बोला, हाँ कहो। मैंने कहा, जेम्स पोकर से वो खुफिया कागजात हासिल करते हुए क्या आपकी निगाह किसी ब्लैक प्लान नामी फाइल पर पड़ी थी? वो बोला, नहीं। ये क्या चीज थी? मैंने कहा, वही मंसूबा जो फलस्तीनियों के खिलाफ है। फेडरिक बोला, बहरहाल मुझे उससे कोई गरज नहीं। लूसिया कैलिस एक मासूम लड़की है और उस मासूम लड़की ने जिस एतमाद से तुम्हें मेरे पास भेजा है, मैं उस एतमाद को मजरूह नहीं होने दूंगा। बेहतर है मेरे पास कुछ वक्त कयाम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंसूबाबंदी करता हूँ। मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश बेकार होगी क्योंकि इससे तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मुख्तसरन इतना समझ लो कि मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जिसका तसव्वुर मैंने अपनी उम्र के 45 सालों तक नहीं किया था। और वो जो ये बात सुनते हैं कि जैसी आर्गन के बारबन वाइको के खिलाफ प्रोफेसर फेडरिक जैसा मुनहनी और बेवक़्त शख्स उठ खड़ा हुआ है, दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। लेकिन हालात इसी का तकाजा करते थे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बेहतर जगह मुंतखब कर देता हूँ और ये भी वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारे काम में तसाहुल नहीं बरता जाएगा। बस ये समझ लो कि जो खतरा तुमने मोल लिया था उससे तुम्हें फायदा ही फायदा पहुंच रहा है, नुकसान नहीं। मैंने ममनून निगाहों से प्रोफेसर फेडरिक को देखा और फिर कहा, शुक्रिया प्रोफेसर। मैं सिर्फ आपसे बारबन वाइको के बारे में मुकम्मल तफसीलात और उस तक रसाई हासिल करने के जराए हासिल करना चाहता हूँ। उसके बाद बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। प्रोफेसर फिर मुस्कुराया और बोला, इसके लिए थोड़ा सा सब्र जरूरी है। तुम तन्हा नहीं बल्कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। क्यों ना अब हम यहाँ से रवाना हो जाएं? मैंने कहा, जैसा आप पसंद करें प्रोफेसर। प्रोफेसर ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद जाहिर कर दिया था। थोड़ी देर के बाद हम उन गारों से निकल आए और प्रोफेसर मुझे अपने साथ लेकर एक समत चल पड़ा। दरख्तों में एक स्याह रंग की लैंड रोवर पोशीदा थी जिसके अतराफ में 2 जीपें भी खड़ी हुई थी। प्रोफेसर ने लैंड रोवर का दरवाजा खोला और मुझे अंदर बैठने का इशारा करके खुद भी मेरे साथ बैठ गया। तकरीबन 45 मिनट के सफर के बाद लैंड रोवर किसी इमारत में दाखिल हो गई और उस छोटी सी खूबसूरत इमारत में प्रोफेसर ने मेरी रहनुमाई एक कमरे तक की जो गालिबन ख्वाबगाह की हैसियत रखता था और उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं जिनकी ज़रूरत पेश आ सकती थी। वो चला गया और मैं एक आराम कुर्सी पर दराज होकर अपने आप पर हंसने लगा। ऐसे ऐसे गैर मुतवक्के वाक़यात पेश आ जाते थे कि ज़िंदगी में कभी उनका तसव्वुर भी नहीं किया था। कहाँ से चला था, कहाँ आन पहुँचा। बहरहाल अब मैं जैसी ऑर्गन में था और बारबन वाइको मुझसे दूर नहीं था। प्रोफेसर के ताउन से मैं फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन अगर वो कोई मौसर मंसूबा न पेश कर सका तो फिर मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। यही काफ़ी है कि ऐसी कोई शख्सियत मुझसे मफाहमत कर रही थी जिसका ताल्लुक जैसी आर्गन से था। अपने तौर पर मैं काफ़ी बेचैन था। प्रोफेसर का ताउन अपनी जगह, लेकिन मैं खुद भी मुअत्तल होकर नहीं बैठना चाहता था और कुछ नहीं तो जैसी आर्गन के इलाके की तफसील ही मालूम हो जाए ताकि बारबन वाइको के खिलाफ काम करने में आसानी हो। लेकिन प्रोफेसर ने मुझे ज्यादा इंतजार न करवाया। दूसरी शाम तकरीबन 6 बजे मेरे पास 2 अफराद आए और उन्होंने प्रोफेसर का पैगाम दिया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं तैयार हो गया। प्रोफेसर ने एक शानदार इमारत में मुझसे मुलाकात की। उसने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया और अपने सामने बैठने की पेशकश करते हुए बोला, मेरे ख्याल में तुम खुश नसीब इंसान हो डैनी विल्सन कि हमें बारबन वाइको से मुलाकात करने का एक फौरी मौका मिल रहा है। लिहाजा आज रात या कल दिन में तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं किसी तफसीली तमहीद के बगैर तुम्हें सूरत हाल बताता हूँ। तुम्हें शायद ये मालूम ना हो कि बारबन वाइको और मैं एक दूसरे को कत्ल करना नहीं चाहते, बल्कि हमारे दरमियान जहनी जंग हो रही है। हमारा नस्बुलैन है कि एक मखसूस मुद्दत में ये साबित कर दें कि कौन एक दूसरे से बरतर है। मैं बारबन वाइको को तबाह कर दूं या वो मुझे, और हम इसी पर अमल कर रहे हैं। चुनाचे नफा नुकसान को देखे बगैर हम एक दूसरे के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसा ही एक मौका मुझे नसीब हो गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तमहीद हुई प्रोफेसर? बोला, बस इतनी ही थी। लॉर्ड विलाडी वाइन का नाम सुना है तुमने? मैंने कहा, नहीं।
बोला लास वेगस का एक खतरनाक दौलतमंद आदमी है, एक बैनुल-अक़वामी गुंडा, खुद साख्ता लॉर्ड, ज़हनी और जिस्मानी जंग का माहिर। उसने एक बड़ी कंपनी पर कब्जा करके ज़हनी जराइम की दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है। प्लैटिनम पॉइंट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इस काम पर बार्बिन वाइको और लॉर्ड वाइन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है और उसके तस्फिये के लिए चंद नुमाइंदे आज रात को 1 बजे जैसी ऑर्गन आ रहे हैं। मैंने गहरी निगाहों से प्रोफेसर को देखते हुए कहा, वेरी गुड। वो बोला, आने वालों की तादाद सिर्फ 2 है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक लॉर्ड ने बार्बिन वाइको के कुछ साथी तोड़ लिए हैं जो गुफ्तगू के वक्त वहां चौकस रहेंगे और लॉर्ड के मफादात की निगरानी करेंगे। मैंने कहा, वेरी गुड। मेरी आंखों में चमक पैदा होती जा रही थी। प्रोफेसर ने मुझे बगौर देखते हुए कहा, तुम्हें बार्बिन वाइको तक पहुंचाने का एक मौसर जरिया यही है, लेकिन उसके बाद का काम तुम्हारा होगा। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ। वो बोला, तुम मेरी तजवीज से इख्तिलाफ भी कर सकते हो, मेरी दिलचस्पी की वजह समझ चुके हो। वाइको को एक और जबरदस्त चोट और उस मासूम लड़की की दरखास्त की तकमील। मैंने पूछा, प्लैटिनम पॉइंट क्या है? वो बोला, मेरे ख्याल में उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम हो सकता। मैंने कहा, क्या ये बहुत मुश्किल होगा? प्रोफेसर ने मायूसी से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, नामुमकिन होगा। तुमने शायद मेरे प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, नहीं प्रोफेसर, हरचंद के पूरा प्रोग्राम अभी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन इतना समझ चुका हूँ कि वाइको के पास पहुंचने वाले लॉर्ड के 2 नुमाइंदों में से एक मैं हूँगा। प्रोफेसर मुस्कुराकर बोला, गुड, तुमने मुझे मायूसी से बचा लिया। हाँ, मेरा प्रोग्राम यही है। दूसरा आदमी मैं फराहम कर दूंगा, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि असल नुमाइंदों से हम प्लैटिनम पॉइंट की तफसील मालूम कर सकें। मैं गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, लेकिन अगर मुझे बार्बिन वाइको के सामने पहुंचना है तो प्लैटिनम पॉइंट के बारे में गुफ्तगू करने के अलावा और क्या गुफ्तगू हो सकती है? प्रोफेसर ने कहा, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। मैंने पूछा, तो प्रोफेसर क्या ये इंतहाई मुश्किल काम नहीं होगा? वो बोला, मुमकिन है मैं तुम्हें इस सिलसिले में थोड़ी बहुत मालूमात कुछ देर के बाद फराहम कर सकूं, लेकिन वो भी इस कदर नहीं होंगी कि तुम उनसे मुकम्मल फायदा हासिल कर सको। यहाँ सिर्फ तुम्हें अपनी जहानत पर भरोसा करना होगा। मैं पेशानी पर हाथ फेरने लगा। फिर चंद लम्हों के बाद मैंने कहा, ठीक है, अब जो भी सूरत हाल हो प्रोफेसर। हाँ, आपने अभी कहा था कि वहाँ कुछ लोगों को तोड़ लिया गया है, मेरा मतलब है लॉर्ड वाइन की तरफ से। क्या उन लोगों की कोई निशानदही हो सकती है? प्रोफेसर ने कहा, हरगिज नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे डैनी विल्सन? हाँ, अभी वक्त है। अगर तुम चाहो और इस मुहिम को अपने लिए बहुत मुश्किल पाओ तो इनकार कर सकते हो। मैं भी तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता, बस ये एक तजवीज़ है, अगर तुम इसे पसंद करो। मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, नहीं नहीं, मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। प्रोफेसर मुस्कुराने लगा। बोला, तब आओ मैं तुम्हें चंद चीजें दिखा दूं। वो मुझे साथ लिए हुए एक और कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा भी जदीद तरीन सामान आराइश से आरास्ता था। प्रोफेसर ने मुझे एक सोफे पर बैठने की पेशकश की और फिर सामने रखी हुई मेज से एक छोटी सी कैमरा नुमा मशीन उठा लाया। उसने उस मशीन में थोड़ी सी कार्रवाई की और उसके बाद उसके लेंस का रुख एक सफेद दीवार की जानिब कर दिया। फिर उसने कहा, उस दीवार पर देखो। चंद ही लम्हों के अंदर उस दीवार पर एक तस्वीर उभर आई। ये तस्वीर हिटलर स्टाइल मूंछों वाले एक कवि हैकल शख्स की थी, जिसकी आंखों से चालाकी और जहानत टपकती थी। प्रोफेसर फेडरिक ने कहा, इसका नाम बिनहाम है। बिनहाम लॉर्ड वाइन का खुसूसी नुमाइंदा है, एक चालाक और खतरनाक आदमी। लॉर्ड वाइन के नाम के साथ बिनहाम का नाम जरूर लिया जाता है और सुना गया है कि ये लॉर्ड वाइन के अहम तरीन मामलात में पेश रहता है। मुलाकात करने के लिए यही शख्स आ रहा है और हमें इसी आदमी को डॉज देकर इसकी जगह हासिल करना है। ये दूसरी तस्वीर देखो, ये बिनहाम का दूसरा साथी है जो पायलट भी है और बिनहाम का खुसूसी आदमी भी। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, बार्बिन वाइको को बिनहाम की आमद के बारे में आगाह कर दिया गया है। बाकी तफसीलात जो कुछ हैं उसके बारे में बस मैं अभी तुम्हारी ही तरह लाइल्म हूँ। दफतन हमारे बाईं समत रखे हुए एक अजीब से बक्स से एक आवाज उभरी और प्रोफेसर फेडरिक ने जल्दी से कैमरा नुमा मशीन बंद कर दी और उस बक्स के करीब पहुंच गया। बक्स का ऊपरी ढकना खोलकर उसने उसमें से एक रिसीवर निकाला और फिर कुछ बटन ऑन करके रिसीवर कान से लगा लिया। उसने कहा, प्रोफेसर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगीं जो मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। प्रोफेसर उन्हें गौर से सुनता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, शुक्रिया। जो कुछ तुम कर सके हो वो काबिल कदर है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। बोला, ऐन उस वक्त जब हमें इसकी जरूरत थी कुछ मुफीद मालूमात हासिल हो गई हैं। मैंने वजाहत तलब नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? बोला, मेरे आदमी इस सिलसिले में मसरूफ अमल हैं और लास वेगस में अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा, गुड।
गोया उसी बिनहाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हैं आपको? प्रोफेसर बोला, हाँ, बिनहाम के बारे में ही नहीं बल्कि प्लेटिनम पॉइंट के बारे में भी। इस वक्त बिनहाम प्लेटिनम पॉइंट से मुताल्लिक कुछ खुसूसी दस्तावेजात बारबन वाइको से हासिल करना चाहता है और उसके एवज लॉर्ड वाइन प्लेटिनम पॉइंट का कुछ हिस्सा बारबन वाइको को देगा। इससे ज्यादा मालूमात मुमकिन नहीं हो सकी। गोया इस वक्त तमाम गुफ्तगू उन दस्तावेजात के बारे में होगी जो बारबन वाइको के पास महफूज हैं। तुम सूरत हाल का किसी न किसी हद तक तो अंदाजा लगा ही चुके होगे। मैंने कहा, हाँ, और मेरे ख्याल में ये काफी है। वो बोला, गुड। बाज़ मामलात में डियर विल्सन हमें सिर्फ अपनी जहानत पर इन्हिसार करना होता है और उसके लिए हमें मुनासिब मौके नहीं फराहम हो पाते। ताहम मुझे यकीन है कि अगर तुम जरा सी होशियारी से काम लो तो तुम्हारा मकसद पूरा हो सकता है। मैंने प्रोफेसर फेडरिक से इत्तेफाक किया था। थोड़ी देर के बाद फेडरिक मुझे वहां से भी निकाल कर एक और तीसरे कमरे में ले गया। यहाँ उसने मुझे कॉफी पेश की और अभी हम कॉफी खत्म भी न कर पाए थे कि 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। वो प्रोफेसर के सामने मुअद्दब नजर आ रहे थे। उनमें से एक का सर अंडे के छिलके की तरह साफ शफाफ था, अलबत्ता कानों के पास बालों की कुछ झालरें लटकी हुई थी। आंखों पर मखसूस किस्म के गोल शीशों वाली ऐनक लगी हुई थी और उसका चेहरा भी खासा मजे का खेज था, लेकिन अपने फन में बिलाशुबा वो माहिर था। क्योंकि उसने मेरे चेहरे पर जब मेकअप किया तो मैं 100% बिनहाम की शक्ल में था। मेकअप के सिलसिले में मुझे बड़े बड़े माहिरीन से साबिका पड़ चुका था, लेकिन अभी तक मेकअप की जदीद तरीन शक्ल सिर्फ जोशू के पास थी और उस चीनी स्टाइल के मेकअप के मुकाबले में हर किस्म का मेकअप बेकार था। मैंने तारीफी निगाहों से उस फनकार को देखा और फिर चंद तारीफी जुमले कहे। उस दूसरे आदमी का इंतखाब भी कर लिया गया था जिसे मेरे साथ रहना था। उसका नाम पॉल मेसन था। वो एक चाको चौबंद आदमी था और प्रोफेसर ने उसे मेरे मिशन के बारे में तफसीलात बता दी थी। चुनाचे उस शख्स को उस दूसरे आदमी की शक्ल दे दी गई जिसे बिनहाम के साथ आना था। तमाम कामों से फारिग होने के बाद प्रोफेसर घड़ी देखता हुआ मेरे साथ उसी कमरे में आ बैठा जहां उसने मुझसे मुलाकात की थी। उसने कहा, बस थोड़ी देर के बाद तुम्हें उस तरफ रवाना कर दिया जाएगा जहां इस सिलसिले के आखिरी काम अंजाम देने हैं। फिक्र न करो, मेरे चंद आदमी तुम्हारे साथ होंगे और वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए